Hey everybody, welcome to our channel. मैं हूं गंगा and today we are going to discuss part second of chapter second of class 12 macroeconomics. So we were discussing chapter 2 and today we are going to discuss part second. We have discussed part 1 in the previous video and today we are going to discuss the second part, that is concept of investment. So first of all, what is investment? See, investment refers to increase in the stock of capital. In simpler term, देखिए जब हम कुछ भी मैन्युफैक्चर करते हैं, इन्वेस्टमेंट वो चीज होती है, मान लो जब हम किसी चीज पे पैसा लगाएं, तो जिस चीज पे हम पैसा लगा रहे हैं वो आगे हमें और इनकम जनरेट करके दे। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी मैन्युफैक्चरर जब अपने प्लांट एंड मशीनरी पे पैसा लगाता है तो वो ये उम्मीद करता है कि इस प्लांट एंड मशीनरी की मदद से वो आगे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेगा और जिससे उसकी इनकम जनरेट होगी। और therefore investment refers to increase in the stock of capital. इन्वेस्टमेंट यानी कि जब एक मैन्युफैक्चरर एक साल के अंदर जितने भी अपने कैपिटल गुड्स को परचेज करता है ताकि वो अपनी इनकम जनरेट कर सके, उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। आई इज इक्वल टू, और इससे हम इन्वेस्टमेंट को डिनोट करते हैं। आई मतलब इन्वेस्टमेंट, के मतलब कैपिटल स्टॉक और ये डेल्टा जो ट्रायंगल जैसा साइन है, डेल्टा मतलब चेंज इन कैपिटल स्टॉक। यानी कि मान लो अगर हमारे साल के शुरुआत में तो 1 लाख के कैपिटल गुड्स थे और हमारे साल के एंड में 5 लाख के कैपिटल गुड्स थे, तो एक साल के अंदर हमने कितने इन्वेस्टमेंट करी? एक साल के हमने अंदर 4 लाख की कैपिटल इन्वेस्टमेंट करी है। There are 4 types of investment: fixed investment, inventory investment, gross investment and net investment. So first of all we will discuss what is fixed investment. It refers to increase in the stock of fixed assets, यानी कि जो हमारे fixed assets होते हैं like plant and machinery, जो चेंज आते हैं उन्हें फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आते हैं। जो ये हमारे एसेट्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, यानी कि बहुत साल तक एक जगह पे फिक्स रहते हैं, इसलिए इन्हें फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। और जब हम इनमें चेंज करते हैं तो उसे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। फिक्स्ड एसेट्स इज इक्वल टू स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स विद द प्रोड्यूसर्स एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर माइनस स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स विद द प्रोड्यूसर्स एट द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर। हमारी नेक्स्ट टाइप की इन्वेस्टमेंट है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। Inventory investment is the investment at a point of time producers hold stock of finished goods, semi-finished goods and raw materials. इन्वेंट्री यानी कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोड्यूस करते हैं उनकी इन्वेस्टमेंट को इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट करते हैं। मान लो कि साल के एंड में एक प्रोड्यूसर्स के पास 2 लाख के तो फिनिश गुड्स रखे हैं, 1 लाख के सेमी फिनिश गुड्स और 1 लाख का रॉ मटेरियल। साल के एंड में, साल के शुरू में और साल के एंड में उसके पास 5 लाख के फिनिश गुड्स हैं, 2 लाख के सेमी फिनिश्ड गुड्स हैं और 2 लाख की रॉ मटेरियल्स हैं। तो 2 + 1 + 4 5 + 2 7 + 2 9, मतलब उसकी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कितनी है? 5 lakhs की। ये उसके गुड्स एंड सर्विसेज की इन्वेस्टमेंट है। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स में उसकी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की इन्वेस्टमेंट थी। So inventory investment is equal to inventory stock at the end of accounting year minus inventory stock at the beginning of accounting year. हमारे थर्ड टाइप की इन्वेस्टमेंट है ग्रोस इन्वेस्टमेंट।
Gross investment, it refers to total production of capital goods during a year. मतलब कि एक साल में एक प्रोड्यूसर जितने भी कैपिटल गुड्स को खरीदता है, यानी कि प्लांट एंड मशीनरी है जो उसके फिक्स्ड एसेट्स होता है उन्हें खरीदता है, उसे ग्रोस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो सिंपल सा आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, ग्रोस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट हमारी ये टाइप थी, सेकंड हमारी ये टाइप थी, और थर्ड टाइप इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट टू। तो आपको याद रखने में इजी हो जाएगा, ग्रोस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, देख अब आपको एक छोटा सा पॉइंट बताती हूँ। जो एक मैन्युफैक्चरर अपने कैपिटल गुड्स को खरीदता है वो दो कामों के लिए खरीदता है। एक तो उसे अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी अपनी क्या बढ़ानी होती है, प्रोडक्शन। मान लो वो अभी अपने जो उसके एग्जिस्टिंग प्लांट मशीनरी से 1 लाख के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, लेकिन अगर वो 2 प्लांट और डाल देगा तो वो 2 लाख की प्रोडक्शन बना पाएगा। लेकिन जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो हमारे प्लांट एंड मशीनरी में कुछ डैमेज भी होता है, वेयर डेप्रिसिएशन लगता है, तो उन्हें रिप्लेस करने के लिए भी वो प्लांट एंड मशीनरी खरीदता है। ठीक है, तो ग्रोस इन्वेस्टमेंट में हम सिर्फ इन दोनों टाइप के लिए जब वो प्लांट एंड मशीनरी खरीदता है उन दोनों को इंक्लूड करते हैं। और नेट इन्वेस्टमेंट में सिर्फ जो नए प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए प्लांट एंड मशीनरी खरीदता है उसे इंक्लूड करता है। नेट इन्वेस्टमेंट इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर्स ऑन द परचेज ऑफ न्यू एसेट्स ओनली, यानी कि सिर्फ जो न्यू एसेट्स खरीदता है अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए और गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, उसे नेट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। नेट इन्वेस्टमेंट में जो प्लांट एंड मशीनरी वो अपने एग्जिस्टिंग प्लांट एंड मशीनरी को रिप्लेस करने के लिए, मान लो कभी काम करते करते कोई प्लांट एंड मशीनरी खराब हो तो उसे रिप्लेस करने के लिए जो प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हैं वो नेट इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड नहीं होती है। तो नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रोस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। भी ग्रोस इन्वेस्टमेंट तो टोटल आ गई, और डेप्रिसिएशन में जो हमने रिप्लेस करने के लिए खरीदी थी वो आ गई, कि रिप्लेस तो उसी को करेंगे ना जो खराब होगी जिसपे डेप्रिसिएशन लग गया है। और ग्रोस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट, सिर्फ न्यू वाली प्लस ओल्ड वाली। तो ये आपको दोनों तरीके से इक्वेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे हमारी इन्वेस्टमेंट की टाइप खत्म हो गई है, और अब एक छोटा सा टॉपिक और है डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन को हम डिटेल में समझेंगे। Concept of depreciation. Depreciation refers to loss of the value of fixed assets due to normal wear and tear, accidental damage, expected obsolescence. हमारी प्लांट एंड मशीनरी बहुत सारे कारणों की वजह से जो उसकी वैल्यू होती है वो कम हो जाती है, लेकिन डेप्रिसिएशन में हम सिर्फ 3 ही कारणों को इंक्लूड करते हैं। पहला है नॉर्मल वियर एंड टियर, दूसरा है एक्सीडेंटल डैमेज, तीसरा है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। नॉर्मल वियर एंड टियर तो मान लो आज हमने एक नई मशीन खरीदी या कोई नई गाड़ी भी अगर हम घर में खरीदते हैं, अगर हम उसे 5 साल बेचें तो वो उतनी वैल्यू की नहीं बिकती जितनी वैल्यू की हमने खरीदी थी, वो कुछ कम वैल्यू की बिकती है। तो नॉर्मल वेयर एंड टियर में तो जो हमारे रूटीन के कई बार वेयर एंड टियर आ जाते हैं वो इंक्लूड होते हैं। एक्सीडेंटल डैमेज में मान लो कभी हम मशीनरी पे कोई काम कर रहे हैं, किसी वर्कर की नेग्लिजेंस की वजह से उस मशीन में कोई डिफेक्ट आ जाता है या कोई मैकेनिकल इंजरी हो जाती है, एक्सीडेंटल डैमेज में वो इंक्लूड करते हैं। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, ऑब्सोलेंस होता है आउट ऑफ डेट। मार्केट में हर चीज को बनाने के लिए आए दिन कोई ना कोई नई मशीनरी आती रहती है, और जो नई मशीनरी नई टेक्नोलॉजी नहीं अच्छी मशीनरी, तो जो पुरानी मशीनरी होती है उन्हें बेच के हमें वो नई टेक्नोलॉजी वाली मशीनरी खरीदनी पड़ती है, तो जो उसमें कमी आ जाती है तो वो भी हम डेप्रिसिएशन कंसेप्ट में इंक्लूड करते हैं। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस 2 तरीके की होती है, एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड। कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन में हम सिर्फ एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस को इंक्लूड करते हैं। Expected obsolescence is that of obsolescence which can be foreseen by the producers.
इट हैज टू कंपोनेंट्स, चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड चेंज इन डिमांड। जैसे कि मैंने बताया, आज हमारे पास एक मशीनरी है, लेकिन 2 या 4 साल बाद कोई नई टेक्नोलॉजी की मदद से उससे अच्छी मशीनरी आ गई है। तो जो प्रोड्यूसर्स है उन्हें पता होता है कि हमें कि टेक्नोलॉजी की वजह से इस मशीनरी में चेंज आएगा, तो पहले से ही डेप्रिसिएशन का रिजर्व बनाना शुरू कर देते हैं। तो वो पहले से इसे देख सकते हैं, मतलब उसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और चेंज इन डिमांड, जो भी जिस भी फील्ड में जो भी प्रोड्यूसर होता है उसे पता होता है कि मतलब एक आइडिया होता है कि कभी ना कभी तो जो प्रोडक्ट बना रहा है उसकी डिमांड में चेंज आ सकता है, तो उसके लिए उसे मशीनरी को भी चेंज करना पड़ सकता है। तो इन 2 कारणों की वजह से अगर ऑब्सोलेंस आए हमारी मशीनरी में, तो वो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस है, और इसे ही हम डेप्रिसिएशन के कंसेप्ट में इंक्लूड करते हैं। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस इज दैट ऑब्सोलेंस व्हिच कैन नॉट बी फोरसीन, मतलब एक प्रोड्यूसर इस ऑब्सोलेंस का कोई भी आइडिया नहीं लगा सकता है। It has two components, natural calamities and fall in market value of assets when there is economic recession। अब किसी को क्या पता, कभी कोई नेचुरल कैमिलिटी आ जाए, कोई बाढ़ आ जाए, कोई अर्थक्वेक आ जाए, जिसकी वजह से जो जो पूरा प्रोडक्शन यूनिट है वही टूट जाए। ये तो प्रोड्यूसर को कभी वो आइडिया नहीं लगा सकता, तो इसलिए इसे हम कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन में इंक्लूड करते हैं। और इसका भी आइडिया नहीं होता है कि इकोनॉमिक रिसेशन के अंदर जो मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स वो कितनी तेजी से या कितनी गिर जाए, इसका आइडिया भी लगाना मुश्किल होता है, तो इसे भी हम कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन में इंक्लूड नहीं करते हैं। वही बात यहाँ पे रिपीट हो रही है, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस लीड्स टू डेप्रिसिएशन व्हेयरएज अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस लीड्स टू कैपिटल लॉस। ओनली एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, यहाँ पे ऑब्सोलेंस आएगा, इज कंसिडर्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, नोट द अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। आज हमने सिर्फ 2 कंसेप्ट करे हैं। एक कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसके अंदर हमने देखा 4 तरह की इन्वेस्टमेंट होती है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, और ग्रोस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। दूसरा हमने डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट पढ़ा, जो कि 3 कारणों की वजह से हम डेप्रिसिएशन में इंक्लूड करते हैं, एक नॉर्मल वेयर एंड इंडियन, एक्सीडेंटल डैमेज और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। यहाँ पे हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हो। थैंक यू।